एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर बी.एस. दादीज एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर एक बहुत महत्वपूर्ण फल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसका संबंध सीधा उद्यान विज्ञान से है। और इसी के ऊपर 11वीं में हो चाहे 12वीं में हो, गेट हो, सीयूटी हो या कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई ना कोई प्रश्न तो बनता ही बनता है। तो चलिए आज हम जिस फल की चर्चा करने वाले हैं उसकी विस्तृत अध्ययन आरंभ करते हैं। देखिएगा, आज जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो फल है, उस फल को कहा जाता है, आज का जो हम फल लेने वाले हैं वो है बनाना। केला, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फल है। इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं डिटेल में, वो है हमारा फल केला। सॉरी। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम की, वानस्पतिक नाम, तो केले का वानस्पतिक नाम होता है म्यूसा पेराडिसिए का। म्यूसा पेराडिसिए का ये वानस्पतिक नाम है बनाना का। अब देखिए, इसमें पूछा जाता है इसमें 2n कितने हैं, याद रखिएगा 2n। तो इसका आंसर है 33। ये त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लोइड होता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति, इसका जो ओरिजिन है, अगर आपसे कभी पूछ ले कि बनाना का ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? इसका ओरिजिन हुआ है वो इंडिया मलाया रीजन में हुआ है। भारत और मलाया। अगर आपसे इसका ओरिजिन पूछ ले तो इसका ओरिजिन हुआ है भारत और मलाया में हुआ है। अब देखिए, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसकी फैमिली क्या है और इसका पुष्पक्रम क्या है, इसकी फैमिली कुल। तो याद रखिएगा, इसका जो कुल है वो है म्यूसेसी, म्यूजेसी या म्यूसेसी, जो भी आप बोलते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए, इसका फल क्या है और इसका पुष्पक्रम क्या है। तो देखिए, अगर आपको कभी पूछ लें कि आम का फल क्या होता है, तो याद रखिएगा आम का जो फल टाइप है वो है बेरी। क्या बोलते हैं इसको? बेरी, बेरी या सरस। और अगर आपको इसका पुष्पक्रम पूछ लें तो याद रखिएगा इसका पुष्पक्रम है स्पेडिक्स। तो देखिए, हम बनाना के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि बनाना का बोटनिकल नेम होता है म्यूसा पेराडिसिए का। इसकी फैमिली या कुल होता है म्यूजेसी। इसमें 2n इक्वल टू होते हैं 33। इसका जो पुष्पक्रम होता है वो कहलाता है स्पेडिक्स। इसके फल का जो प्रकार है वो कहलाता है सरस या बेरी। अब देखिए, ये पूछा जाता है कि इसका खाने योग्य भाग कौन सा है। खाने योग्य भाग, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा मीजोकार्प। इसका जो खाने योग्य भाग है वो है इसका मीजोकार्प। तो देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या थी, इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछे कि केला किस तरह का होता है, तो याद रखिएगा ये त्रिगुणित होता है, मैंने बताया आपको। और अगर आपसे पूछे कि केले में कौन सा खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखना पोटेशियम, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, चलिए, जब हम इसके कल्टीवेशन की बात करते हैं तो इसे एडम्स फिग भी कहा जाता है और इसे एप्पल ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। अगर आपसे इसे पूछे इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसे एप्पल ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप। क्योंकि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से इसको एप्पल ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप। और इसे एडम्स फिग भी कहा जाता है। ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में? बनाना के बारे में। अब देखिए, बनाना के जलवायु और मृदा की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्लाइमेट एंड सोयल। अगर हम क्लाइमेट और सोयल की बात करें इसके अंदर, तो याद रखिएगा क्लाइमेट और सोयल। क्लाइमेट और सोयल की जब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो देखिएगा क्लाइमेट जो होता है इसके अंदर, वो क्लाइमेट कहलाएगा, वो क्लाइमेट कहलाएगा इसके अंदर। क्लाइमेट जो इसके अंदर बात करेंगे वो कहलाएगा। तो देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो हम बात कर रहे हैं जलवायु के बारे में। किसके बारे में? जलवायु और मृदा के बारे में। तो देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है इसका जलवायु और मृदा।
कैसा इसके लिए क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, कैसे इसके सोयल की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, उष्ण फल है, ये आप जानते हैं उष्ण फल। यह एक ट्रॉपिकल फल है, तो इसके लिए ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। तो अगर आपसे कभी इसके तापमान की रेंज पूछ ले कि कितने डिग्री तापमान पे ये ग्रो करना चाहिए, तो याद रखिएगा इसका जो तापमान होता है वो तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। इसका जो तापमान होता है वो होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए क्या होता है, तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर आपसे ऐसा पूछें कि इसके अंदर जो पीएच होती है मृदा की, वो मृदा की जो पीएच होनी चाहिए वो हमेशा 6.5 से 7.5 वाली मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि किस तरह की मृदा में ग्रो करता है, तो आप याद रखिएगा जो भी मृदा होगी उसका पीएच कितना होना चाहिए 6.5 से 7.5 होना चाहिए। न तो ज्यादा सोयल एसिडिक हो, न ज्यादा बेसिक हो, न ज्यादा अम्लीय हो, और न ही ज्यादा क्षारीय हो, और ऑर्गेनिक होनी चाहिए। इस तरह के कारण मृदा के अंदर क्या होता है, इसका जो ग्रोथ होती है वो अच्छी हो जाती है। अब देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, उन वेराइटीज की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण किस्में, तो देखिए बनाना की जो किस्में होती है उसको अगर आपसे पूछा जाए तो किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो याद रखिएगा इसको डिवाइड किया गया दो ग्रुप के अंदर। एक तो एज ए फ्रूट और एक एज ए वेजिटेबल, फल की तरह यूज होने वाली किस्में और सब्जी की तरह यूज होने वाली किस्में। तो देखिए फल की तरह से तो मेनली यूज होगा ही होगा, क्योंकि बनाना एज ए फ्रूट ही हम यूज करते हैं। सब्जी की तरह अगर यूज करने की कोई वेरायटी पूछे तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रखिएगा, पुअन। पुअन, अगर आपसे कभी पूछ ले कि ऐसी कौन सी वेराइटी है जो सब्जी की तरह यूज हो सकती है बनाना की, तो उसका आंसर है पुअन। अब देखिए अगर आपसे ऐसा पूछे कि इसके अलावा कौन कौन सी किस्में होती है जो यूज होती है, तो उसके एग्जाम्पल याद रखेगा, सफेद वेलची, लाल केला, और एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है उसको कहा जाता है ड्वार्फ केवेंडिश। ड्वार्फ केवेंडिश, इस तरह से इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अगर इसमें कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि इसकी संकर किस्म का नाम बताइए या पनामा विल्ट के अगेंस्ट कौन सी वेरायटी प्रतिरोधी है, तो याद रखेगा ये पुअन जो है वो पनामा विल्ट के अगेंस्ट प्रतिरोधी है। पनामा विल्ट के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। तो देखिए जब आपसे वेराइटी के बारे में बात की जाए तो इस तरह से हमने इसकी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वेराइटीज की बात करी। अब देखिएगा इसके अलावा अगर आपसे ऐसा पूछे कि इसका प्रवर्धन कैसे होता है, प्रोपोगेशन, प्रवर्धन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा, इसका प्रवर्धन होता है मेनली सकर्स से, और सकर्स भी कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा स्वॉर्ड सकर्स, ये पहले ही बताया हुआ है आपको, स्वॉर्ड सकर्स। अगर कभी आपसे पूछ ले कि बनाना में मुख्य रूप से प्रवर्धन किस कारण से किससे होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, स्पोर्ड सकर्स। टिश्यू कल्चर से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे इसमें पूछे वेजिटेटिव में, तो उसका मेन आंसर क्या होगा, सकर्स। कौन से वाले, स्पोर्ड सकर्स। और इसके अलावा हम इसमें किसका यूज कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर का। तो इन दो तरीके से हम इसका प्रवर्धन कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, टिश्यू कल्चर और स्क्वाड सका। जैसा ऑप्शन आपको सामने दे रखा हो उसी हिसाब से आप इसका आंसर लगाएंगे। अब देखिए जब हम इसकी प्लांटिंग करते हैं, जब हम इसका पौधारोपण करते हैं, तो देखिएगा पौधारोपण, प्लांटिंग,
जब आप इसकी प्लांटिंग करते हो तो प्लांटिंग में आप याद रखिएगा, इसकी जो प्लांटिंग होती है तो इसमें जो गड्ढा हम प्रिपेयर करते हैं उस गड्ढे की जो साइज रखते हैं वो रखते हैं 30 बाय 30 बाय 30, याद रखिएगा 30 बाय 30 बाय 30 सेंटीमीटर गड्ढे का आकार। अगर आपको बनाना के रेफरेंस में पूछ ले कि इसके गड्ढे का आकार क्या रखा जाएगा तो उसका आंसर होगा 30 बाय 30 बाय 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर आपको इसमें और दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि इनकी स्पेसिंग कितनी रखेंगे, दूरी कितनी रखेंगे, तो दूरी रखेंगे, वो रखेंगे 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर। ये दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा, गड्ढे का आकार क्या होता है और दूसरा उसमें दूरी कितनी रखते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 1.5 से लेके 1.5 मीटर तक। अब देखिए, इन गड्ढों के अंदर हम जो सोयल से इंसेक्ट्स डेवलप होते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम उपयोग करते हैं क्विनाल फोस का, याद रखिएगा क्विनाल फोस। इन गड्ढों के अंदर हम क्विनाल फोस का यूज करते हैं जिससे क्या हो, सोयल बोर्न इंसेक्ट उसके ऊपर ना हो पाए। अब देखिए, अगर हम इससे खाद और उर्वरकों की बात करें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक, तो याद रखिएगा जब आपको ऐसा पूछे कि खाद और उर्वरक कितना यूज होता है तो याद रखिएगा इसके अंदर जो हम खाद यूज करते हैं वो 10 से 15 किलो कंपोस्ट यूज करते हैं और 150 ग्राम हम यूज करते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। देखिएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कंपोस्ट। कंपोस्ट हम यूज करते हैं इसमें 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का अगर आपसे कभी पूछ ले कि ये कितना कितना यूज करते हैं तो याद रखिएगा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस यूज करते हैं 150 ग्राम और पोटाश यूज करते हैं 250 ग्राम। किसके लिए? हर प्लांट के लिए। हर प्लांट के लिए कितना? 250 ग्राम, ये भी 150 ग्राम और ये है 250 ग्राम प्रति पौधा। ये जो हम बात कर रहे हैं वो प्रति पौधा बात है, याद रखिएगा प्रति पौधा। अगर आपसे कभी एनपीके का मात्रा पूछ रहे प्रति पौधा कितनी आवश्यकता होगी तो वो मैंने आपको बता दिया 150 ग्राम, तो 150 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम सुपर फॉस्फेट और इसमें एमओपी, यूरिया, सुपर फॉस्फेट और एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इनका हम यूज करते हैं बनाना के अंदर ऐसे खाद और ऐसे उर्वरक। तो देखिए, इसके बाद अगर आपसे पूछें कि इसमें इरिगेशन किस तरह से रिक्वायरमेंट रहेगा, सिंचाई, सिंचाई, इसमें ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। और अगर आपसे ऐसा पूछें तो क्या होता है, जो भी जिसकी रूट्स बहुत हल्की होती है, शैलो होती है, वहां पे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और इरिगेशन कब देना चाहिए? जस्ट आफ्टर पौधारोपण, पौधारोपण के जस्ट बाद, के तुरंत बाद, पौधारोपण के तुरंत बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है बनाना के फल को। अब देखिएगा, अगर आपसे ऐसा पूछें कि इरिगेशन को कितने कितने दिन के इंटरवल पे करना चाहिए तो याद रखिएगा हर 7 से 10 दिन के बीच बाद, दिन के इंटरवल मतलब अंतराल के बाद, 7 से 10 दिन के अंतराल के बाद में आप, इंटरवल के बाद में आप उसका सिंचाई का यूज कर सकते हो। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछें कि इसके अंदर कोई महत्वपूर्ण कोई एक्टिविटी होती है क्या, तो इसकी जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं उनकी क्रियाओं की अगर हम बात करें, इसकी महत्वपूर्ण क्रियाएं, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक तो आता है प्रोपिंग। प्रोपिंग, बनाना में प्रोपिंग का क्या मतलब होता है, अगर कभी आपसे ऐसा पूछ रहे तो याद रखिएगा प्रोपिंग का मतलब होता है पौधे को सहारा देना। क्या देना? पौधे को सहारा देना। क्योंकि उसका वजन जब ज्यादा हो जाता है तो उसमें अगर आपने उसको सहारा नहीं दिया तो सारे फल नीचे गिर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है प्रोपिंग। अब देखिए, इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसे कहा जाता है डिसकरिंग।
जो आपने सोर शक्कर की बात करी थी, तो उन शक्कर्स को हटाना क्या कहलाता है? डीसकरिंग। और ये नॉर्मली हम करते हैं 45 से 50 दिन के बाद। याद रखिएगा, डीसकरिंग का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा शक्कर्स हैं उन शक्कर्स को हटाना, और ये हम करते हैं 45 से 50 दिन के बाद। अब देखिए, इसके अलावा एक इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसे कहा जाता है मेटाकिंग। क्या कहा जाता है? मेटाकिंग। मेटाकिंग का मतलब क्या होता है? मेटाकिंग का मतलब होता है कि जब आपने इसको हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करने के बाद में जो पेड़ होते हैं उनको हटा देना। तुड़ाई के बाद पेड़ों को हटा देना। तो देखिए, हम महत्वपूर्ण क्रियाओं की बात करें तो हमने प्रोपिंग पढ़ा, हमने डिसकरिंग पढ़ा, हमने तीसरा क्या पढ़ा? मेटाकिंग। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है तुड़ाई के बाद में क्या कर देना? इन सबको हटा देना। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि इसकी यील्ड कितनी होती है, उपज, तो अगर आपसे बनाना की उपज पूछ रहे हैं तो याद रखिएगा, इसकी जो उपज होती है वो होती है 12 से 15 मंथ के बाद में जब आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हो, तो इसकी जो मुख्य रूप से उपज होती है वो उपज होती है 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। याद रखिएगा, 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। इस तरह से अगर आपको कभी यील्ड पूछ ले तो इसका यील्ड का आंसर क्या हो जाएगा? 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। और अगर आपसे पूछें कि इसमें अगर आपसे ड्वार्फ वैरायटी का पूछ ले तो ड्वार्फ वैरायटी की जो यील्ड होती है वो होती है 20 से 50। ये तो थी सिंपल। अब ड्वार्फ वैरायटी बोनी प्रजाति, तो इसकी जो यील्ड होती है वो होती है 20 से 50 टन प्रति हेक्टेयर। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी बनाने की यील्ड पूछ ले तो मैंने इसकी क्या बता दी? यील्ड बता दी। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछे कि केले की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त मेथड कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे उपयुक्त मेथड है ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड सबसे उपयुक्त। सबसे उपयुक्त मेथड का अगर आपसे पूछें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेंच मेथड। तो इस तरह से हमने क्या किया? अच्छा, इसका जब स्टोर करते हैं तो इसका स्टोरन हम करते हैं भंडारण। भंडारण जो करते हैं वो 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है, जिससे वो ज्यादा जल्दी खराब न हो पाए। तो आप याद रखिएगा, अगर आपका इसका स्टोरेज पूछ रहे हैं तो 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और ह्यूमिडिटी जो होती है उसमें इसमें आर्द्रता वो 85 से 90% तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा होने पर फसल या फल खराब होने का डर रहता है। तो देखिए, आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण फल की ऑलमोस्ट सारी प्रक्रियाओं को समझा, जिसमें से एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। इसी तरह के रेगुलर आपको सारे फल की अपडेट मिलती रहेगी। आप अपने इस एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।